क्या आपने कभी किसी ऐसे घर की दीवारों को सुना है जहां कोई चीखता नहीं पर फिर भी हर कोना दर्द से गूंजता है? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बहू की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बोलती नहीं थी लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कहती थी। एक ऐसी कहानी जो शायद आपके आसपास भी घट चुकी हो और आप बस नजर फेर के निकल गए हों। उसका नाम था शिखा। शिखा लखनऊ की रहने वाली पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की थी। जब उसकी शादी रोहित से हुई तो पूरा मोहल्ला बोला, कितनी खुशकिस्मत है शिखा, अच्छे घर में ब्याही गई है। मगर किससे पता था कि वो हवेली जितना बड़ा घर असल में एक बंद पिंजरा बन जाएगा। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक लग रहा था, कम से कम बाहर से। रोहित दिन भर ऑफिस में रहता और शिखा घर पर अकेली सास ससुर के साथ। दिन बीतते गए लेकिन प्यार नहीं पनपा, उल्टा बातें तिरस्कार में बदलने लगी। इतनी देर तक सोती हो? हमारे घर की बहुएं तो सूरज से पहले उठती थी। तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया क्या? बेटियां तो बस खर्चा होती हैं। दहेज मिला भी क्या? एक मिक्सर और कुछ गहने। शिखा ने यह सब सुनकर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे सिखाया गया था घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन उस चुप्पी की कीमत वो रोज देती थी। मानसिक प्रताड़ना धीरे धीरे उसके चेहरे से चमक छीन रही थी। एक दिन जब रोहित ने शराब पीकर उसके साथ जोर से धक्का दिया और शिखा बुरी तरह गिर पड़ी, तब भी उसने चुप रहना चुना। क्यों? क्योंकि उसे डर था, अगर मायके लौटी तो क्या कहेंगे लोग? क्या माँ बाबूजी फिर से उस बोझ को उठा पाएंगे? पर एक चीज थी जो बदल रही थी। शिखा अब रोज अपने कमरे में रात को डायरी लिखने लगी थी। उसका एक एक शब्द उसके दिल की आवाज था। आज माँ की बहुत याद आई। काश उन्होंने कभी सिखाया होता कि दर्द सहना कर्तव्य नहीं होता। काश मैं कह पाती, मुझे मदद चाहिए। शिखा की डायरी ही उसकी दोस्त बन गई थी, उसकी हमराज। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन यही डायरी उस घर की नींव हिला देगी। कभी कभी हमें लगता है कि चुप रहना सबसे सुरक्षित रास्ता है। चुप रहकर हम बहुत कुछ छुपा सकते हैं, अपने गम, अपनी परेशानियां, अपनी ख्वाहिशें। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि चुप रहना एक दिन खतरनाक भी हो सकता है? वो खामोशी जो हमें भीतर से खा जाती है, कभी अचानक हमारे भीतर उबलकर बाहर निकल आती है। शिखा की कहानी में अब वही खामोशी एक तूफान में बदलने वाली थी। अगले कुछ दिन शिखा ने वही चुप्पी निभाई। खाना बनाना, सफाई करना, हर काम करती रही। लेकिन उसका मन, उसकी आत्मा, सब कुछ टूट रहा था। एक दिन जब रोहित फिर से शराब के नशे में घर आया और सास ने भी उसकी शिकायत की, तो शिखा का अंदर का तूफान उबल पड़ा। ये कोई आम दिन नहीं था। शिखा अपने कमरे में बैठी थी, अपनी डायरी में कुछ लिखते हुए, जब अचानक कमरे की खिड़की से आती हवा ने उसे झकझोर दिया। उसके भीतर कुछ जागा। वह कुछ बोलने वाली थी, कुछ ऐसा जो उसने कभी ना कहा था। क्या तुम समझते हो मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना है? उसने खुद से पूछा। क्या तुम्हारी तकलीफों में शामिल होना ही मेरा कर्म है? शिखा ने सोचा था वह चुप रहेगी, लेकिन क्या होता जब एक दिन चुप रहने की आदत अचानक टूट जाए? तभी वह दिन आया। रोहित शराब के नशे में था। सास ने एक बार फिर शिखा से गुस्से में कुछ कहा, तुमसे ना हो पाएगा, देखो घर की बहुएं कैसे काम करती हैं। यह सुनते ही शिखा का धैर्य टूट गया। उसने चुपके से अपना फोन उठाया और एक मैसेज भेज दिया। लेकिन यह कोई साधारण मैसेज नहीं था। यह एक आपातकालीन संदेश था जिसे उसने अपनी माँ को भेजा। माँ, मुझे यहां से निकलना है, मैं अब और नहीं सह सकती। रोहित ने आज फिर मेरे साथ कुछ किया है, प्लीज मदद करो, मुझे यहां से बाहर ले चलो, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। शिखा के हाथ से फोन गिरते हुए उस सन्नाटे के बाद कुछ हुआ। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी खामोशी एक कगार पर थी और अब उसका सामना अपनी सच्चाई से था। वह जानती थी कि अगर माँ ने आकर उसकी मदद की तो ससुराल का सारा सामाजिक ताना बाना टूट जाएगा। लेकिन क्या उसने इस खामोशी का यह खामियाजा सही किया था? शिखा अब इंतजार कर रही थी। उसकी डायरी के पन्नों पर हर शब्द जैसे किसी तूफान का शिकार था। वह उम्मीद कर रही थी कि उसकी माँ आएगी, लेकिन एक तरफ उसे डर भी था। अगर माँ न आ सकी तो क्या वह फिर से वहीं खामोशी का बंधन स्वीकार कर लेगी? लेकिन जैसे ही शिखा अपने कमरे से बाहर आई, रोहित और सास दोनों ने उसे घेर लिया। क्या कर रही हो तुम? ये सब क्या है? रोहित ने गुस्से में आकर पूछा। शिखा ने आंखों में आंसू भरकर एक शब्द कहा,
तुम मुझसे प्यार करते थे या केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुझे यहां लाए थे? उसके शब्द जैसे बिजली के आघात की तरह थे। सभी के चेहरों पर एक खौफनाक चुप्पी फैल गई। क्या यह सवाल शिखा की पहली बार उठी आवाज का संकेत था? क्या वो अब तक खामोश थी, लेकिन अब उसकी आवाज जंग की शुरुआत थी? शिखा के भीतर एक आग जल रही थी, लेकिन अब उसे आग बुझानी नहीं थी। उसे यह जलती हुई आग अपने रास्ते पर चलने के लिए चाहिए थी। वह पहले कभी किसी के सामने अपनी आवाज नहीं उठाती थी, लेकिन आज उस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। क्या शिखा अपनी आवाज वापस पाएगी? क्या वह अब आगे बढ़ेगी या फिर वही चुप्पी उसे खा जाएगी? शिखा अब घर में एक अजनबी की तरह महसूस कर रही थी। रोहित की नजरें उसे बचने लगी थी। सास का चेहरा और कठोर हो गया था, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी, ससुर जी जो हमेशा खामोश रहते थे, अब हर सुबह शिखा से अजीब तरीके से पेश आने लगे। एक दिन जब शिखा किचन में थी तो पीछे से एक धीमी आवाज आई, डर मत बेटा, तूने जो किया वो सही था। शिखा चौंक गई। मुड़कर देखा, ससुर खड़े थे, नजरें झुकी हुई, चेहरे पर एक रहस्यमयी थकावट। आपने क्या कहा? शिखा ने धीरे से पूछा। वो जो तेरा पति करता है मैं बहुत पहले से जानता हूं, ससुर बोले। शिखा अवाक रह गई। तो आपने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? ससुर कुछ नहीं बोले, बस बाहर चले गए। उस रात शिखा को नींद नहीं आई। उसका मन कह रहा था, कुछ तो है जो मुझे पता नहीं। और अगले दिन जब घर के पीछे वाले स्टोर रूम की सफाई करते समय एक पुराना बॉक्स गिरा, तो उसमें से मिली एक डायरी ने उसकी सोच को पूरी तरह पलट दिया। डायरी में लिखा था, 20 मार्च 1997 मैंने फिर देखा रोहित को, उस लड़की के साथ, नशे में, गुस्से में। 21 मार्च उसने उस लड़की को धमकाया, कहा था कि कोई मानेगा नहीं। वो लड़का जो सबकी नजर में संस्कारी है, असल में क्या है? डायरी पर नाम था नैना कश्यप। शिखा की सांसें थम गईं। नैना कौन थी? क्या वो कोई पुरानी प्रेमिका या कोई और सबसे बड़ा सवाल, वो अब कहाँ है? शिखा ने अपनी माँ से पूछताछ की तो पता चला, शादी से कुछ हफ्ते पहले रोहित का रिश्ता नैना नाम की लड़की से तय हुआ था, लेकिन अचानक टूट गया। कारण, लड़की मानसिक रूप से अस्थिर थी। लेकिन अब शिखा समझ चुकी थी, यह एक और झूठ था, सच्चाई को छुपाने का तरीका। वो डायरी जैसे एक दरवाजा थी उस अंधेरे की ओर जिसमें रोहित की असली पहचान छिपी थी। शिखा ने तय कर लिया, वो नैना को ढूंढेगी, लेकिन अभी तो बस शुरुआत थी। उसी रात जब शिखा ने अपने फोन में नैना कश्यप का नाम सर्च किया तो सबसे ऊपर एक खबर खुली। नैना कश्यप 28 वर्षीय युवती, मानसिक तनाव और समाज के दबाव में आत्महत्या। 3 साल पहले। शिखा के हाथ कांपने लगे, आंखों में धुंध। पर खबर के नीचे एक और लाइन थी, आत्महत्या की पुष्टि नहीं, मामला आज भी संदिग्ध। क्या रोहित नैना की मौत में शामिल था? क्या ससुर को यह सब पता था, लेकिन उन्होंने अब तक चुप्पी क्यों ओढ़ रखी थी? और अगर नैना की आत्महत्या नहीं बल्कि कुछ और थी, तो शिखा का अगला कदम उसे एक ऐसे सच के करीब ले जाएगा जिससे नजर मिलाना आसान नहीं होगा। शिखा के मन में अब डर से ज्यादा सवाल थे। नैना की डायरी, उसके आखिरी शब्द और वो अधूरी खबर, सब कुछ जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन हिला रहा था। वो सोच रही थी, अगर ये सच है कि नैना की मौत रोहित से जुड़ी थी, तो क्या वो खुद भी किसी खतरे में है? अब तक जो कुछ उसके साथ हुआ वो कहीं इसी चक्र का हिस्सा तो नहीं? शिखा अब डायरी के हर पन्ने को ध्यान से पढ़ रही थी। उसमें हर रोज की बातें थीं, नैना का दर्द, रोहित की हिंसक हरकतें और समाज की खामोश भागीदारी। एक पन्ने पर नैना ने लिखा था, उस रात जब मैंने उसे मना किया, उसने मुझे धक्का दिया, मेरी बातों को झूठ कह दिया गया। उन्होंने मुझसे कहा, तू लड़की है, तेरी बात कौन सुनेगा? शिखा का गला सूख गया। यही शब्द, यही रवैया आज भी उसके हिस्से आ रहे थे। और इसी कड़ी में एक नया नाम सामने आया, विजय मामा। नैना ने लिखा था, जब मैंने घर में बताया कि रोहित मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, विजय मामा ने उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा दिया। शिखा ने पहली बार यह नाम सुना था। उसने अगले ही दिन अपने पति रोहित की अलमारी से कुछ पुराने फोटो निकाले। उनमें से एक में एक अधेड़ आदमी को देखकर वह चौंक गई। वही विजय जो अक्सर घर आता था, हंसता था, मिठाइयां लाता था। शिखा के लिए
यह एक तगड़ा झटका था। जिस इंसान को वो रोहित का शरीफ रिश्तेदार समझती थी, वही किसी पुराने राज की कड़ी बन चुका था। अगले दिन शिखा ने मौका देखकर ससुर से अकेले में बात करने की कोशिश की। बाबूजी, क्या आप नैना को जानते थे? एक लंबा सन्नाटा, फिर वो धीरे से बोले, कुछ बातें दफन रहनी चाहिए बेटा। लेकिन अब शिखा वो नहीं थी जो चुप रह जाए। मुझसे मत छुपाइए, नैना मर चुकी है, वो डायरी में आप सबका नाम लिख गई है। ससुर की आंखों में हलचल थी, जैसे कोई पुराना डर फिर से जाग उठा हो। वो बोले, हमने कुछ नहीं किया, हम डर गए थे। जब पुलिस आई थी तो सबने कहा आत्महत्या है। लेकिन क्या? शिखा ने जोर से पूछा। लेकिन मैंने रोहित को उस रात देखा था, नैना के घर के पास। वह चीख रही थी। मैं वहां से लौट आया। मैंने कुछ नहीं किया। शिखा की धड़कनें तेज हो गईं। आपने कुछ नहीं किया? आप जानते थे और फिर भी? ससुर अब कांप रहे थे। मैं डर गया था कि मेरा बेटा जेल चला जाएगा। शिखा समझ चुकी थी, सिर्फ रोहित ही नहीं, पूरा परिवार इस सड़ांध में डूबा हुआ है। उसी रात उसने वो डायरी अपने पर्स में रखी और कमरे में बंद होकर रोते हुए एक नंबर डायल किया, महिला आयोग का। लेकिन उसने कॉल नहीं किया, बस नंबर देखा और बंद कर दिया। अंदर की हिम्मत ने आवाज दी, ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती, पर यह लड़ाई अब जरूरी है। अगले दिन शिखा की सास ने उसकी हरकतों पर नजर रखनी शुरू की। वो जान चुकी थी कि शिखा अब वैसी बहू नहीं रही। रसोई में भी ताने दिए जाने लगे। बहुत चालाक बनती जा रही है। जो औरत ज्यादा सोचती है, घर नहीं बचा पाती। उसी दोपहर जब सब सो रहे थे, शिखा ने स्टोर रूम में जाकर फिर से नैना की डायरी के बाकी पन्ने टटोलने शुरू किए। एक फटा हुआ कोना मिला जिस पर लिखा था, अगर कुछ हो गया तो मेरे कमरे के पीछे की दीवार खुदाई करवाना। दीवार? शिखा को उस पुराने घर का नक्शा याद आया। उसका कमरा उसी हिस्से में था। उसने पहली बार गौर किया। एक दीवार बाकी सभी से कुछ अलग थी। उसमें प्लास्टर भी उखड़ा हुआ था। शिखा को यकीन हो गया था, उस दीवार के पीछे कोई और सच है। पर क्या? उसने अपने कमरे में रखे पुराने अलमारी के औजार निकाले और दीवार पर धीरे धीरे हथौड़े से चोट करनी शुरू की। हर चोट के साथ उसका डर बाहर निकलता जा रहा था। कुछ ही देर में वहां से धूल उड़ी और ईंटें दरकीं। दीवार के भीतर से एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स निकला। शिखा ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक सीढ़ी थी, एक छोटी सी चिट्ठी और एक टूटी चूड़ी। चिट्ठी में लिखा था, अगर मैं नहीं रही तो इस सीढ़ी को पुलिस को देना। इसमें वो सब है जो कभी भी सबूत नहीं बन सका। ये मेरी आखिरी उम्मीद है। अब सारा खेल बदल चुका था। अब शिखा के हाथ में सबूत था। लेकिन सवाल ये था, वो क्या करेगी? किस पर भरोसा करेगी? कहीं कोई तो ऐसा नहीं जो उसके साथ हो। शिखा ने तय कर लिया, अगला कदम होगा निर्णायक। लेकिन किसे सौंपे वो सीढ़ी? क्या वो सुरक्षित है? और क्या परिवार अब भी उसे चुप रहने देगा? उस सीढ़ी के मिलने के बाद शिखा की सांसें जैसे उसके गले में ही अटक गई थीं। वह कमरे में अकेली बैठी थी। बॉक्स उसके सामने पड़ा था। नैना की टूटी चूड़ी उसके हाथ में थी और सीढ़ी उसकी हथेली में। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे अब वो सिर्फ बहू नहीं, एक गवाह बन चुकी थी। लेकिन गवाह बनना आसान नहीं होता, खासकर तब जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे ही घर में बैठा हो। उस रात जब रोहित कमरे में आया, उसने देखा शिखा की आंखें लाल थीं, पर चेहरा शांत। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शिखा ने उससे पहले ही कह दिया, आज तुमसे कोई बहस नहीं करूंगी, लेकिन याद रखना, हर किसी की जिंदगी में एक दिन आता है जब वो पलटकर खड़ा हो जाता है। रोहित ठिठक गया, पर चुपचाप कपड़े बदलकर सोने चला गया। अगली सुबह शिखा जल्दी उठी। सीडी और चिट्ठी को उसने अपने पर्स में रख लिया। वो पहली बार उस मोहल्ले के बाहर किसी इंटरनेट कैफे की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसके कानों में लगातार नैना की आवाज गूंज रही थी, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। शिखा को डर लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे अपने सांस के शक, रोहित के गुस्से और ससुर की चुप्पी का वजन महसूस हो रहा था। लेकिन आज उसकी चाल में डर नहीं था, कुछ और था, एक फैसला। इंटरनेट कैफे में उसने सीढ़ी चलवाई। सामने जो वीडियो खुला, उसने उसकी रूह को हिला दिया। वीडियो में नैना थी, कैमरे के सामने बैठी, आंखों में आंसू, पर आवाज में सच्चाई। अगर आप ये देख रहे हैं तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मैं नैना कश्यप अपने पूरे होश हवास में कह रही हूं कि रोहित वर्मा ने मेरे साथ
शिखा के हाथ कांपने लगे। स्क्रीन पर रोहित की आवाज सुनाई दे रही थी, गालियां और धमकियां, और फिर अचानक कैमरे के सामने आती हुई तस्वीर जिसमें नैना गिर रही थी। पीछे से कोई उसे खींच रहा था और फिर अंधेरा। उसने वीडियो बंद कर दिया, सीडी को दोबारा पर्स में रखा और वापस निकल गई। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह सिर्फ घरेलू हिंसा की कहानी नहीं थी, यह हत्या थी। रास्ते में उसे एक परछाई दिखाई दी। विजय मामा गली के दूसरे छोर पर खड़े थे, आंखें सीधी शिखा पर, जैसे उन्हें सब पता चल चुका था। शिखा ने सर झुका लिया और तेजी से निकल गई। वो सीधे पहुंची अपनी पुरानी कॉलेज की दोस्त रिंकी के पास, जो अब एक लोकल अखबार में काम करती थी। रिंकी ने उसे देखते ही पूछा, तू ठीक है? शिखा ने चुपचाप सीढ़ी उसे थमा दी और कहा, इसमें एक लड़की की चीख है, एक लड़की की मौत है और एक समाज की चुप्पी। इसे छाप दो रिंकी, इससे पहले कि मेरी आवाज भी दबा दी जाए। रिंकी ने सीढ़ी ली और बोली, पर शिखा, इस लड़ाई में तू अकेली पड़ जाएगी। पुलिस, समाज, परिवार सब उल्टा तुझी पर सवाल उठाएंगे। शिखा ने धीरे से कहा, मैं पहले ही अकेली थी, फर्क बस इतना है कि अब मैं खामोश नहीं हूं। रिंकी ने हामी भर दी, लेकिन उसने एक और सवाल किया, क्या तुझे यकीन है कि यह सिर्फ रोहित का काम था? इस वीडियो में किसी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा। शिखा चौंक गई। उसने वीडियो तो देखा था, पर उसने उस दिशा में नहीं सोचा था। क्या हो अगर रोहित के पीछे कोई और भी था, कोई जो अब भी उसे देख रहा है। शिखा ने जब घर लौटने के लिए रिक्शा पकड़ा तो उसके पर्स में रखा फोन बजा। अनजान नंबर। उसने रिसीव किया। उधर से एक भारी डरावनी आवाज आई, तू जो कर रही है उसे यहीं रोक दे वरना। शिखा ने कोई जवाब नहीं दिया। कॉल कट गया। अब सब कुछ बदल चुका था। अब वो अकेली नहीं थी, लेकिन अब उस पर नजर रखने वाले कई थे। शाम होते ही रोहित का मूड अजीब था। वो ज्यादा बात नहीं कर रहा था, लेकिन बार बार शिखा को घूर रहा था। सांस भी असहज थी, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो चुका था। रात को जब शिखा अपने कमरे में सो रही थी तो उसे दरवाजे के पास हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने चुपचाप दरवाजे की झिड़ी से देखा। कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा था। उसने हल्के से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, पर नीचे जमीन पर एक कागज पड़ा था। शिखा ने उठाया। उस पर लिखा था, अब बस कर वरना अगली बारी तेरी है। अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां हर सच एक खतरा बन गया था। शिखा को अब यह तय करना था कि आगे बढ़े या सब कुछ छोड़कर चुप बैठ जाए। पर क्या वो रुकने वाली थी? नहीं, क्योंकि अब यह सिर्फ नैना की लड़ाई नहीं रही, अब यह उसकी भी थी। शिखा की आंखें पूरी रात नहीं झपकी। वो धमकी वाला कागज अब तक उसकी मुट्ठी में था और दिल की धड़कनें लगातार कह रही थीं, अब वक्त आ गया है। उसने सुबह सबसे पहले रिंकी को फोन किया, लेकिन नंबर बंद था। उसने तुरंत अपना दुपट्टा ओढ़ा और निकल गई, सीधे थाने की ओर। इस बार उसने सोचा था सबूतों के साथ जाएगी, सच के साथ जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने पुलिस स्टेशन के बाहर कदम रखा, अंदर से एक परिचित चेहरा निकलता दिखा। विजय मामा, थानेदार के साथ हाथ मिलाते हुए। शिखा की सांस अटक गई। दोनों की नजरें मिली। मामा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने पहले से जान लिया हो कि शिखा आएगी। शिखा वापस पलट गई। अब साफ हो चुका था, सिर्फ घर ही नहीं, सिस्टम भी इस षड्यंत्र में डूबा है। शिखा ने अपनी योजना बदली। वो वापस रिंकी के ऑफिस पहुंची। वहां उसे एक और झटका लगा। रिंकी आज ऑफिस नहीं आई थी। उसकी टेबल पर एक लेटर पड़ा था, लीव ड्यू टू फैमिली इमरजेंसी। लेकिन लेटर के नीचे की स्याही फैली हुई थी, जैसे किसी ने घबराहट में लिखा हो। शिखा को अब यकीन होने लगा कि रिंकी तक भी बात पहुंच चुकी है और शायद वो भी अब सुरक्षित नहीं है। शिखा ने तुरंत वहां से निकलकर उस सीडी की कॉपी बनाई और उसे 2 अलग अलग जगह छुपाया, एक मंदिर में, एक अपने मायके भेजने की तैयारी की। उसी शाम जब वो घर लौटी, उसकी सास दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में गुस्सा और शक दोनों। कहां से आ रही हो? शिखा ने मुस्कुराकर कहा, मंदिर से, भगवान से सच्चाई मांगने गई थी। सास ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अंदर आकर रोहित पहले से ही गुस्से में उसका इंतजार कर रहा था। तू क्या करने जा रही है शिखा? क्या दिखाना चाहती है? शिखा ने बहुत धीमे पर ठहराव भरे स्वर में कहा, मैं कुछ नहीं दिखा रही,
अब सच खुद सामने आने वाला है। रात को जब सब सो रहे थे, शिखा ने घर के पूजा घर में रखे भगवान के पीछे एक चिट्ठी और पेन ड्राइव रख दी। अगर मैं कल सुबह तक नहीं मिली तो ये सब पुलिस को दे देना। अगली सुबह शिखा फिर बाहर निकली, इस बार सीधे मीडिया हाउस। लेकिन वहां एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। गेट पर मौजूद गार्ड ने उसे अंदर जाने से रोका। मैडम, आदेश है कि आपको अंदर नहीं आने देना। शिखा ने पूछा, किसका आदेश? ऊपर से आया है, गार्ड ने कहा। तभी अंदर से कोई रिपोर्टर भागता हुआ आया। उसने धीरे से शिखा के कान में कहा, आप जिस स्टोरी को लीक करना चाह रही हैं, उस पर सेंसर लगा दिया गया है। आप खतरे में हैं, निकल जाइए। शिखा को अब एहसास हो गया कि यह खेल सिर्फ एक घर का नहीं, एक पूरे नेटवर्क का है। वो जितना करीब आ रही है, खतरा उतना ही बड़ा हो रहा है। लेकिन अब रुकने का कोई सवाल नहीं था। उसी दिन दोपहर को उसके फोन पर एक वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर रोहित था, पर उसके पीछे कोई और भी खड़ा था। रिंकी। उसकी मुंह पर पट्टी बंधी थी और आंखों में डर। रोहित ने कहा, अगर तूने एक और कदम उठाया तो इसकी लाश सीधे तेरे दरवाजे पर आएगी। शिखा की सांसें थम गईं। रोहित ने सीधा कह दिया था, खेल अब खुलकर हो रहा है। उसने कॉल काट दी और अपनी जेब से वो चाबी निकाली जो उसके कमरे के पुराने ट्रंक की थी। ट्रंक में उसने कुछ समय पहले ससुर के दिए पुराने दस्तावेज रखे थे। उसमें उसे एक फाइल मिली, रोहित का मेडिकल रिकॉर्ड। एक लाइन में लिखा था, एंगर मैनेजमेंट थेरेपी रिफर्ड पोस्ट 2015 इंसिडेंट। वो साल जब नैना मरी थी, तो क्या उस वक्त भी कुछ छुपाया गया था? और क्या डॉक्टर को भी इस कहानी में घसीटा गया था? शिखा ने अब वो फैसला लिया जो एक औरत तब लेती है जब वो जानती है कि अब उसे बचाने कोई नहीं आएगा। उसने सोशल मीडिया पर लाइव जाने का प्लान बनाया। अपने कमरे में मोबाइल सेट किया, सीडी की क्लिप एडिट की और वीडियो रिकॉर्ड किया। मेरा नाम शिखा है, मैं इस घर की बहू हूं, लेकिन अब मैं एक सबूत हूं। मैं जानती हूं मेरे पति ने क्या किया है और वो अकेला नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार रोहित वर्मा, विजय वर्मा और उनके जैसे वो सब लोग होंगे जो सच छुपाते हैं। उसने वीडियो अपलोड किया और फिर दरवाजा खोला। सामने सांस खड़ी थी, हाथ में कुछ भारी चीज ली। शिखा मुस्कुराई और कहा, अब चाहे आप जो भी करें, सच बाहर जा चुका है। और फिर एक तेज आवाज गूंजी। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। क्या अगले पल में शिखा अब भी जिंदा होगी, या ये आवाज उसकी आखिरी लड़ाई की गूंज थी? क्या सच अब लोगों तक पहुंचेगा, या ये कहानी भी किसी फॉरवर्ड मैसेज की तरह नजरअंदाज हो जाएगी? अब सब कुछ उस एक क्लिक पर टिका है जो शिखा कर चुकी है। शिखा को लगा अब उसकी कहानी खत्म होने वाली है, लेकिन दरवाजे की आवाज के बाद जो हुआ, उसने सब उलट दिया। दरवाजा किसी ने धक्का देकर खोला था। सास के हाथ से वो लोहे की रॉड गिर चुकी थी और कमरे में घुसते ही ससुर तेज आवाज में बोले, रुक जाओ ममता, ये लड़की अब हमारे बस की बात नहीं। शिखा ने पहली बार अपने ससुर को इस तरह रोष में देखा था। सास कांपते हुए पीछे हट गई और बोली, तो अब आप भी इसका साथ देंगे? ससुर ने सिर्फ इतना कहा, नहीं, अब मैं अपने अपराध का बोझ और नहीं ढो सकता। और फिर शिखा की ओर देखते हुए बोले, बेटी, मैंने वो वीडियो देख लिया है जो तूने इंटरनेट पर डाला है। शायद अब बहुत देर हो गई है, पर मैं चाहता हूं कि तू कम से कम सच्चाई पूरी जान ले। ससुर ने अपना पुराना पर्स निकाला। उसमें से एक पुराना फोटो निकला जिसमें नैना थी। उसके साथ दो आदमी और थे, एक रोहित और दूसरा विजय। ससुर की आवाज कांप रही थी। ये फोटो नैना की शादी के बाद की है, जब वो रोहित के साथ रहने आई थी। लेकिन असली बात यह है कि रोहित पहले से मानसिक रूप से अस्थिर था। उसकी माँ यानी मेरी पहली पत्नी की मौत भी इसी गुस्से में हुई थी, लेकिन हमने छुपा लिया, डॉक्टरों से इलाज करवाया। पर जब नैना आई तो उसने विरोध करना शुरू किया। उसे लगा रोहित को जेल जाना चाहिए था, पर हम सब ने उसे चुप करवा दिया। शिखा के गले में कुछ अटकने लगा। ससुर ने आगे कहा, एक रात उसने धमकी दी कि वो पुलिस में रिपोर्ट करेगी, और उसी रात विजय मामा और रोहित दोनों उसके कमरे में गए। मैं खुद डर गया था, बाहर खड़ा सुन रहा था। नैना की चीखें आईं, फिर सब शांत हो गया। सुबह बताया गया कि नैना ने आत्महत्या की, लेकिन अब मैं जानता हूं कि वो मरवाई गई थी। शिखा ने गुस्से में कहा, और आप सब चुप रहे। इतने सालों तक ससुर ने सर झुका लिया। हाँ, और अब तू ही एक उम्मीद है कि इस घर से ये कलंक मिट सकेगा। शिखा ने बिना समय गंवाए महिला आयोग को कॉल किया और वीडियो और ससुर के बयान की रिकॉर्डिंग भेज दी। शाम तक मीडिया हाउस ने शिखा की स्टोरी को प्रमुखता से दिखाना शुरू किया। खबर बन चुकी थी, वायरल हो चुकी थी,
लेकिन इससे पहले कि कोई गिरफ्तारी होती, रोहित घर में आया। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। उसने सबको एक साथ हॉल में बुलाया और बोला, बहुत हो गया, अब ये नाटक बंद करो। तुम सब मुझे फंसाना चाहते हो। शिखा ने सीधा कहा, हाँ, मैं चाहती हूं कि तुम्हें जेल भेजा जाए क्योंकि तुमने एक निर्दोष लड़की की जान ली है। रोहित ने हंसते हुए कहा, कौन सा सबूत है तुझे? वो वीडियो, वो झूठ है, एडिटेड है, और तेरा वो स्टेटमेंट किसी ने देखा है क्या? लेकिन तभी पीछे से ससुर ने आवाज लगाई, हाँ, मैंने देखा है और अब मैं गवाही दूंगा, कोर्ट में भी और पुलिस में भी। रोहित ने जैसे अपना आपा खो दिया, वो शिखा की ओर बढ़ा, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी और बाहर से पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। इंस्पेक्टर ने अंदर आते ही पूछा, रोहित वर्मा, आपको हिरासत में लिया जा रहा है। शिखा की शिकायत और सोशल मीडिया पर जारी साक्ष्यों के आधार पर रोहित हंसा और बोला, सब झूठ है। लेकिन पुलिस ने हथकड़ी पहनाई और बाहर ले जाने लगे। विजय मामा ने रोहित को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक महिला अधिकारी ने मामा के सामने वो पुराना मेडिकल रिकॉर्ड और फोटो रख दिया। पूछताछ के लिए आपको भी साथ चलना होगा। शिखा अब भी हॉल में खड़ी थी। उसकी सांसें थम सी गई थीं, लेकिन उसे पता था ये लड़ाई अब आधी जीत चुकी है। सास चुपचाप कोने में बैठ गई थी, जैसे सदमे में हो, और ससुर ने पहली बार शिखा की पीठ पर हाथ रखकर कहा, बेटी, आज तूने जो किया वो कोई मर्द भी नहीं कर पाता। अगली सुबह जब अखबारों की सुर्खियां आईं, बहू ने खोला ससुराल का काला सच, नैना को मिला इंसाफ। शिखा ने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा, क्या यही अंत है? लेकिन फिर दरवाजे पर फिर से एक लिफाफा फिसलकर अंदर आया। शिखा ने खोला। अंदर बस एक फोटो थी, नैना की, और नीचे एक लाइन लिखी थी, कहानी अभी बाकी है। शिखा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि यह सिर्फ नैना की कहानी नहीं थी, बल्कि उन सभी औरतों की थी जो चुप रहीं, जिनकी चीखें दीवारों में दफन कर दी गईं, और अब वो हर चीख के लिए लड़ने को तैयार थी, चाहे कीमत कुछ भी हो। क्या सच में सब खत्म हो गया है, या कोई और परतें बाकी हैं जो उजागर होनी हैं? अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर औरत का संघर्ष जुड़ता है। शिखा की हिम्मत अब आवाज बन चुकी है, और वो आवाज अब किसी भी दीवार से नहीं टकराएगी। अब वो दीवारों को तोड़ेगी। शिखा अब कुछ दिन शांति में थी, मगर वो जानती थी कि यह शांति असली नहीं है, बल्कि तूफान से पहले की चुप्पी थी। रोहित और विजय मामा की गिरफ्तारी के बाद मीडिया का ध्यान शिखा पर था। महिला आयोग ने उसे संरक्षण में रखा, लेकिन पुलिस पूछताछ के दौरान एक नई बात सामने आई। सीडी में जो दूसरी परछाई दिखी थी, वो विजय की नहीं थी, वो किसी और की थी, जिसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई थी। इंस्पेक्टर सुमन ने शिखा को बताया कि फुटेज को फोरेंसिक में भेजा गया है, और उसमें एक तीसरा शख्स भी दिख रहा है, लेकिन चेहरा धुंधला है। शिखा के मन में फिर डर समा गया। कौन हो सकता है वो तीसरा शख्स? क्या ये कहानी वहीं खत्म होनी थी जहां उसे लगा था कि न्याय मिल गया है, या ये अभी आगे जाएगी? तीसरे दिन अचानक शिखा के मोबाइल पर एक मैसेज आया। कोई अज्ञात नंबर था। लिखा था, तुझे लगा सब खत्म हो गया, पर असली कातिल अब भी बाहर है। तू बहुत कुछ नहीं जानती। ये पढ़ते ही शिखा का बदन ठंडा पड़ गया। उसने इंस्पेक्टर सुमन को बताया, मगर पुलिस ने कहा, यह शायद डराने की कोशिश हो सकती है। लेकिन शिखा का दिल कह रहा था कि यह कोई खेल नहीं है। अगले दिन जब वह मंदिर गई, तो पुजारी ने उसे एक लिफाफा दिया, जिसमें एक फोटो थी, वही पुराना घर की छत पर से लिया गया दृश्य, जिसमें नैना नीचे गिरी हुई दिख रही थी और पीछे कोई साया खड़ा था, जो ना रोहित था ना विजय। ये वही तीसरा शख्स था। शिखा ने उस फोटो को झूम करके देखा। एक चौंकाने वाली बात सामने आई। तस्वीर में जिस पैंट का निचला हिस्सा दिख रहा था, वह हूबहू उसके ससुर की पुरानी पैंट जैसी लग रही थी। उसका रंग, उसकी सिलाई, सब कुछ मैच करता था। शिखा का सिर घूम गया। उसने वही फोटो लेकर ससुर से पूछा, बाबूजी, क्या ये आपकी पैंट है? ससुर ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, यह सवाल तू मुझसे क्यों पूछ रही है? क्या तू भी अब मुझे दोषी मान रही है? शिखा ने कहा, नहीं, पर सच जानना जरूरी है, क्योंकि नैना की मौत में तीसरा कौन था, यह अब तक सामने नहीं आया। ससुर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं उस रात घर पर नहीं था। मुझे अचानक किसी ने कॉल किया था और मैं बाहर चला गया था। जब लौटा तो घर में सब चुप था, और रोहित ने कहा कि नैना ने खुद को खत्म कर लिया। मैं डर गया और सबका साथ दिया। पर अब जब तू कह रही है कि तीसरा कोई और था,
तो मैं खुद नहीं जानता कि वो कौन था। शिखा को ससुर की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या वो फिर से कोई बात छुपा रहे हैं? रात को शिखा ने घर के स्टोर रूम में जाकर पुरानी अलमारियों की तलाशी ली। एक पुराना रजिस्टर मिला। उसमें घर की नौकरानी कमला के नाम की एंट्री थी, जो अब कई सालों से दिखाई नहीं दी थी। शिखा को याद आया, कमला को अचानक निकाल दिया गया था और उसके बाद वो दोबारा दिखी ही नहीं। उसने थाने जाकर कमला का रिकॉर्ड निकलवाया, पर कोई जानकारी नहीं मिली, मानो वो औरत इस दुनिया में थी ही नहीं। शिखा को लगने लगा अब उसे खुद खोज शुरू करनी होगी। अगले दिन उसने अपने मोबाइल से एक कॉल किया। एक पुराना पहचान वाला था जो पत्रकारिता में था। नाम था दीपक। उसे सारी कहानी बताई। दीपक ने कहा, मैं कमला को ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर वो जिंदा है तो वो जरूर कुछ जानती होगी। 2 दिन बाद दीपक का कॉल आया। शिखा कमला मिल गई है, लेकिन वो बहुत डरी हुई है और एक छोटे से गांव में किसी के नाम से छुपकर रह रही है। वो कहती है उसे किसी ने धमकी दी थी और वो कुछ नहीं बोल सकती। शिखा ने फैसला किया कि वो खुद वहां जाएगी और कमला से मिलकर सच निकालेगी। वो गांव गई। दीपक उसके साथ था। एक टूटी सी झोंपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। शिखा ने पूछा, क्या आप कमला हो? बूढ़ी औरत ने सर हिलाया और अंदर बुलाया। अंदर जाते ही शिखा को लगा कि ये औरत बहुत कुछ जानती है। कमला ने धीमी आवाज में कहा, दीदी, उस रात जो हुआ उसे मैंने अपनी आंखों से देखा था। नैना चिल्ला रही थी और रोहित उसे खींच रहा था, मगर उसके पीछे एक और आदमी आया था जिसके हाथ में कुछ था, शायद रस्सी या तार, और वहीं उसके गले में डालकर खींचा गया था। और वो आदमी रोहित नहीं था। शिखा ने पूछा, क्या तुम उसका चेहरा देख पाई? कमला ने डरते हुए कहा, हाँ, मगर मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पैसे देकर चुप करवा दिया गया और धमकाया भी गया। शिखा ने पूछा, कौन था वो? कमला ने कांपते हुए जवाब दिया, विजय मामा के साथ वो जो आदमी आया था वो तुम्हारे ससुर का पुराना दोस्त था। नाम था दिनेश। शिखा स्तब्ध रह गई। ये नाम उसने कभी नहीं सुना था। कमला ने कहा, वो आदमी बहुत ताकतवर था, हर जगह रसूख था, शायद उसी ने सब दबा दिया था। शिखा को अब यह समझ में आ गया कि केस में एक और बड़ा नाम जुड़ चुका है, वो जिसे कभी किसी ने देखा नहीं, न शक किया। अब वो इस कहानी की असली कुंजी हो सकता है। शिखा ने कमला की गवाही रिकॉर्ड की और वीडियो सबूतों के साथ इंस्पेक्टर सुमन को सौंपा। पुलिस ने केस में दिनेश नाम के व्यक्ति को संदिग्ध के रूप में दर्ज कर लिया, लेकिन वो अब तक लापता था। क्या अब शिखा को असली कातिल मिलेगा या ये नया नाम फिर एक नया खतरा बन जाएगा? सच्चाई अब और गहरी हो चुकी थी और उसकी तहें खुलने के साथ साथ शिखा का सफर और खतरनाक होता जा रहा था। दिनेश नाम अब शिखा की जिंदगी का नया डर बन गया था। पुलिस को उसके खिलाफ कमला की गवाही तो मिल गई थी, मगर दिनेश लापता था। कोई पता नहीं, कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं, यहां तक कि ससुर से पूछने पर भी बस एक अस्पष्ट जवाब मिला, हाँ जानता था, मगर बहुत साल पहले बात खत्म हो गई थी। शिखा को यकीन हो गया कि कोई दिनेश को बचा रहा है, कोई ऐसा जो अब भी ताकतवर है। उसने दीपक से कहा कि दिनेश का पुराना ठिकाना पता करे। दीपक ने अपने पुराने नेटवर्क को खंगाला और 3 दिन बाद एक नाम उभर कर आया। DK बिल्डर्स नाम की एक फर्म जो 20 साल पहले बहुत चलती थी। मालिक का नाम था दिनेश कुमार वर्मा। उसी इलाके में कई सरकारी टेंडर लिए गए थे और फिर अचानक फर्म बंद हो गई। लेकिन एक बैनामा सामने आया जिसमें दिनेश ने अपनी सारी संपत्ति एक अनजान ट्रस्ट के नाम कर दी थी। ट्रस्ट का नाम था अर्पण वेलफेयर फाउंडेशन। शिखा ने इंटरनेट पर उस फाउंडेशन को खोजा तो बस एक छोटा सा पता मिला। एक पुरानी कोठी में रजिस्टर्ड थी, शहर से बाहर एक पुराने इंडस्ट्रियल इलाके में। शिखा ने तय किया कि वो वहां जाएगी। दीपक ने मना किया, कहा कि तुम अकेली नहीं जा सकती, पर शिखा ने कहा, अब जो बचेगा वो ही सामने आएगा, मैं नहीं डरूंगी। शाम ढलते ढलते शिखा उस कोठी के बाहर खड़ी थी। दरवाजा लकड़ी का था, ऊपर एक बोर्ड झूल रहा था जिस पर अर्पण वेलफेयर की फेडेड सी स्याही थी। उसने घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं आया। फिर दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें जमी थीं। आगे बढ़ते ही उसे लगा कोई पीछे से देख रहा है, लेकिन उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और हॉल की ओर बढ़ी। तभी एक आवाज गूंजी, रुक जाओ, तुम कौन हो? शिखा ने कहा, मेरा नाम शिखा है और मुझे दिनेश से मिलना है। तभी एक आदमी बाहर आया, उम्र करीब 65 साल, आंखों में गुस्सा
और थकावट दोनों कौन भेजा तुम्हें? शिखा ने सीधा जवाब दिया, नैना की मौत के बारे में जानने आई हूं। और तुम दिनेश हो? मैं जानती हूं, क्योंकि कमला ने तुम्हारा नाम लिया है। दिनेश की आंखें सिकुड़ गईं। वो बोला, नाम बदल देने से क्या तुम लोग पीछा नहीं छोड़ते? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं ही हूं? शिखा ने कहा, सच मेरे पास है, और अब तुम्हें बोलना ही होगा, क्योंकि पुलिस अब तुम्हारे पीछे है। दिनेश ने गहरी सांस ली और एक पुराना स्टूल खींचकर बैठ गया। ठीक है, सुनो उस रात क्या हुआ था? उसने कहा। मैं विजय के कहने पर ही आया था। रोहित और नैना में लड़ाई हो रही थी। विजय ने कहा, बस डराना है, लड़की बहुत बोलने लगी है। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा रोहित का गुस्सा बेकाबू हो चुका था। नैना ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, तभी विजय ने चाबी से ताला खोला। हम अंदर घुसे। रोहित उसे खींच रहा था और चिल्ला रहा था। तभी मैंने देखा नैना ने फोन में कुछ रिकॉर्ड किया था और कहा कि वो कल प्रेस के पास जाएगी। विजय ने मुझे इशारा किया और मैंने उसे पीछे से पकड़ा। मुझे नहीं पता था कि उसकी सांस रुक जाएगी, मगर कुछ सेकंड में ही उसका शरीर ढीला पड़ गया। फिर रोहित ने कहा, अब क्या करेंगे? और विजय ने कहा, लटका दो ताकि आत्महत्या लगे। शिखा सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू थे और गुस्सा भी। दिनेश ने कहा, मैं बहुत पछता रहा हूं। मैंने खुद को इस कोठी में बंद कर लिया, सब बेच दिया, मगर अब जब तू सामने खड़ी है तो लगता है ये बोझ खत्म होना चाहिए। शिखा ने चुपचाप अपनी जेब से फोन निकाला और कहा, सब रिकॉर्ड हो गया है और अब ये अदालत में जाएगा। दिनेश बिना विरोध के बोला, हाँ ले चलो मुझे पुलिस के पास, मगर बाहर मत जाने देना। मैं नहीं चाहता कोई मुझ पर थूके। मैंने पाप किया है। शिखा ने इंस्पेक्टर सुमन को फोन किया और लोकेशन भेजी। पुलिस दिनेश को गिरफ्तार करके ले गई और शिखा के सामने केस की आखिरी गुत्थी भी खुल चुकी थी। शाम को जब शिखा वापस घर पहुंची तो एक चिट्ठी उसका इंतजार कर रही थी। उस पर लिखा था, केस नंबर 1 137 वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी गवाही के लिए उपस्थित हों, और तिथि दी थी। अब यह कहानी कोर्ट तक पहुंच चुकी थी और शिखा अब सिर्फ बहू नहीं बल्कि गवाह थी, न्याय की लड़ाई में सबसे अहम किरदार। अगली सुबह शिखा ने अपने घर के आईने में खुद को देखा। वो वही लड़की थी जो कुछ महीने पहले घुट रही थी, मगर अब उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो हर उस लड़की के लिए थी जिसने कभी चुप रहना सीखा था, लेकिन अब चुप नहीं रहेगी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या कोर्ट उसे न्याय देगा या फिर ताकतवर लोग फिर कोई चाल चलेंगे? क्या अब सच को उसकी अंतिम मंजिल मिलेगी या फिर ये लड़ाई और लंबी होगी? शिखा तैयार थी हर मोड़ के लिए, क्योंकि अब वो टूटी नहीं थी, अब वो जाग चुकी थी। अदालत की तारीख नजदीक थी। शिखा ने अपने गवाहों को तैयार किया। कमला, दिनेश और ससुर तीनों ने बयान देने की हामी भर दी थी, मगर जैसे ही मामला अदालत के समक्ष आया, पहला झटका वहीं मिला। कमला गायब हो चुकी थी। पुलिस ने उसे सुरक्षा के लिए रखा था, मगर अदालत में उसका नाम पुकारे जाने पर कोई जवाब नहीं आया। शिखा का दिल बैठने लगा। इंस्पेक्टर सुमन ने कहा, हम जांच कर रहे हैं, संभव है कि उसे डराकर कहीं छिपाया गया हो, मगर अदालत ने उसकी गैर हाजिरी को केस की कमजोरी मान लिया। जज ने कहा, गवाह की अनुपस्थिति में बाकी तथ्यों की पुष्टि कठिन होगी, लेकिन हम बाकी बयानों पर कार्यवाही करेंगे। सुनवाई के पहले दिन ही वकील प्रतिवादी पक्ष से आए एक नया चेहरा था। लंबा, दबंग और पूरी तैयारी से भरा हुआ नाम था प्रशांत त्रिवेदी। उसने आते ही केस को एक साजिश करार दिया और कहा कि नैना मानसिक रोगी थी और उसका इलाज भी चल रहा था। उसने दस्तावेज पेश किए जो पहले कभी सामने नहीं आए थे। शिखा को हैरानी हुई। वो डॉक्यूमेंट कहां से आए? कोई मेडिकल रिकॉर्ड, कोई फाइल उसके पास क्यों नहीं थी? प्रशांत ने कहा, यह सब दिखाता है कि नैना खुद अस्थिर थी और उसने आत्महत्या की। शिखा की वकील भावना ने विरोध किया और कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दिनेश की गवाही इसे झूठ साबित करती है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब तक कमला जैसी चश्मदीद गवाह सामने नहीं आती, केस कमजोर है। अगले दिन जब दिनेश गवाही देने आया तो कोर्ट में तनाव था। प्रशांत ने उसकी पुरानी आपराधिक छवि उघाड़ी और कहा कि एक भगोड़ा आदमी जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं, अब कैसे किसी की मौत का सच बयान कर सकता है? दिनेश ने गुस्से में जवाब दिया कि मैं डर से भागा था, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। मेरा इरादा नहीं था, मैं सिर्फ डराने आया था, मगर विजय और रोहित ने उसे खत्म कर दिया। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। भावना ने तुरंत तर्क दिया कि यही स्वीकारोक्ति इस केस की जड़ है, लेकिन जज ने कहा,
अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता। तीसरे दिन जब शिखा को खुद स्टैंड पर बुलाया गया तो पूरा कोर्ट उसकी ओर देखने लगा। उसने वो वीडियो फुटेज पेश किया जो नैना ने अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड किया था, जिसमें साफ कहा गया था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार रोहित और उसके घर वाले होंगे। प्रशांत ने कहा, यह वीडियो एडिटेड है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पुष्टि की कि यह असली है। फिर भी कोर्ट ने कहा कि जब तक गवाह कमला सामने नहीं आती, फैसला सुरक्षित नहीं होगा। शिखा अब टूटने के कगार पर थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। क्या न्याय फिर अधूरा रह जाएगा? इतने दिनों की लड़ाई क्या बेकार चली जाएगी? तभी रात के 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। दीपक खड़ा था, उसके हाथ में एक फोन था। वीडियो कॉल पर कमला थी, रो रही थी। उसने कहा, मुझे बहुत डराया गया है, पर अब मैं बोलूंगी। मुझे कहीं छुपा दिया गया था, पर मैं निकल आई हूं। मैं कल कोर्ट आऊंगी। ये सुनते ही शिखा की आंखों में उम्मीद लौट आई। अगले दिन कोर्ट में माहौल बदला हुआ था। कमला ने स्टैंड पर आकर सब सच बताया। उसका बयान पूरे कोर्ट में गूंजा। रोहित की चीखें, नैना की लड़ाई और दिनेश की भूमिका, सब कुछ उसने बताया। कोर्ट ने गवाही को गंभीर मानते हुए आगे की तारीख तय की और कहा कि अब फैसला अंतिम दौर में है। रोहित और विजय के वकीलों के चेहरे उतर गए थे। शिखा ने कोर्ट से बाहर आते हुए पहली बार लंबी सांस ली, मगर उसे पता था अभी कुछ बाकी है। शाम को जब वो घर लौटी तो एक चिट्ठी इंतजार कर रही थी, हाथ से लिखी हुई। बस एक लाइन थी, अब देख तेरा क्या होता है। नीचे कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, मगर शिखा अब डरने वाली नहीं थी। वो जान चुकी थी कि जब तुम सच के लिए लड़ते हो तो हर झूठ का मुखौटा उतरता है, और वो समय अब पास था जब ये मुखौटे हमेशा के लिए गिरने वाले थे। अगली सुनवाई का दिन आया और शिखा कोर्ट में पहुंची तो उसे अब कोई डर नहीं था। कमला की गवाही और उन सभी सबूतों के साथ शिखा ने महसूस किया कि ये लड़ाई अब सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए है जो चुप रही थी और अपने घर वालों के डर से कभी आवाज नहीं उठा पाई थी। कोर्ट में घुसते ही शिखा को महसूस हुआ कि आज का दिन बहुत अहम है। उस दिन से ठीक 1 साल पहले तक वह एक साधारण सी बहू थी जिसे घर वालों के ताने और बुरे बर्ताव का सामना करना पड़ता था। आज वह उसी परिवार के खिलाफ खड़ी थी जो कभी उसे अपनी लड़की मानते थे। जज ने सभी गवाहों और सबूतों को ध्यान से सुना, लेकिन अब कोर्ट को वह कोई अंतिम निर्णय लेना था। शिखा का वकील भावना ने कहा, अगर आज हम सच का रास्ता नहीं चुनते तो ये न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक दुखद कहानी बनेगा। इस केस में न केवल एक महिला की हत्या की साजिश थी, बल्कि परिवार के भीतर छुपे हुए गहरे राज भी सामने आए हैं। लेकिन कोर्ट के अंदर फिर से वो परेशानी आई जिसे शिखा ने कभी महसूस किया था। प्रशांत त्रिवेदी ने नया आरोप लगाया और कहा कि कमला ने अपनी गवाही में कई तथ्य बदलने की कोशिश की है। उसकी बातें बार बार बदल रही हैं। यह साबित करता है कि गवाही असली नहीं हो सकती। उसने कुछ दस्तावेज भी पेश किए जिसमें दावा किया गया कि कमला ने खुद को बदलने के लिए रिश्वत ली थी। यह सुनकर शिखा का दिल टूट सा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे अब यह समझ आ गया था कि जितना उसे आगे बढ़ना था, उतना ही उसे रोकने के लिए नए हथकंडे अपनाए जाएंगे। शिखा ने अपने वकील से कहा, हमें लड़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अब वह पूरी तरह से कोर्ट के फैसले पर निर्भर थी। लेकिन तभी अचानक कोर्ट की ओर से एक आदेश आया, यह केस बहुत जटिल है और हमें इसे अगले हफ्ते तक के लिए स्थगित करना पड़ेगा। हम अब तक जितनी जांच और गवाही पर ध्यान दे चुके हैं, उससे अब और अधिक सबूतों की आवश्यकता है। एक और गवाह को पेश करने के लिए समय दिया जाएगा। यह सुनकर शिखा का मन थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अब सच सामने आ ही जाएगा। इस बीच शिखा ने अपने सबूतों के साथ एक और बड़ा कदम उठाने का मन बना लिया। वह इस बार अपने आसपास के लोगों की मदद लेने वाली थी। उसने फैसला किया कि वह उन औरतों को जिनके साथ कभी अन्याय हुआ था, एकजुट कर उन्हें एक मंच पर लाकर आवाज देगी। इसके लिए उसे एक नई रणनीति अपनानी थी जो शायद उसे कोर्ट में ही सफलता दिला सके। वहीं शिखा के मन में एक विचार आया, क्या अगर इस केस के पीछे कुछ और बड़ी साजिश है? क्या अगर विजय और रोहित सिर्फ मोहरे हैं और असली खिलाड़ी कोई और है? उसे यह नहीं पता था कि अदालत में कौन कौन उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है, लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और तैयार थी। 2 दिन बाद शिखा को एक नया संदेश मिला। संदेश में लिखा था, तुम्हारा समय खत्म होने वाला है, अपने कदम संभालो। यह संदेश शिखा को और भी सतर्क बना गया। अब उसे यह समझ में आ गया था कि कुछ बड़ी शक्तियां उसकी जिंदगी में घुस चुकी हैं
जिनसे निपटना आसान नहीं होगा। लेकिन क्या वह डरने वाली थी? नहीं। उसने तय किया कि यह उसका आखिरी और सबसे बड़ा युद्ध होगा। वह अब अकेली नहीं थी, उसके साथ पूरे देश की महिलाएं खड़ी थीं जो अपने हक के लिए लड़ रही थीं। यही उसकी ताकत थी। अब वक्त था जब शिखा ने अपना अगला कदम उठाना था। लेकिन उससे पहले हम आपको इस शो के लिए एक बड़ी अपील करते हैं। अगर आपको इस कहानी का असर हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एक सब्सक्रिप्शन से हमें यह मदद मिलती है कि हम ऐसे मुद्दों को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। तो क्या आप तैयार हैं? तो आइए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी कहानी का असली भाग बाकी है। अंतिम सुनवाई का दिन आ चुका था। शिखा कोर्ट में खड़ी थी और एक गहरी सांस ली। 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका था जब से उसने खुद को इस जंग में शामिल किया था। उस दिन से लेकर आज तक उसके अंदर इतना साहस और आत्मविश्वास आया था कि अब वह किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाली थी। आज उसकी लड़ाई केवल अपनी ही नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की थी जो जीवन भर चुपचाप अत्याचार सहती रहीं। आज वह एक आवाज बन चुकी थी जो अन्याय के खिलाफ खड़ी थी। कोर्ट में घुसते ही शिखा को महसूस हुआ कि यह केवल एक अदालती प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। सारे गवाह, पुलिस, वकील और जज सब उसकी आंखों में देखने के लिए तैयार थे। वह जानती थी कि अब कुछ भी छुपाना मुश्किल था। पिछले कुछ महीनों में हर घटना ने उसे एक नई दिशा दी थी और अब वो दिन आ गया था जब उसे सच सामने लाना था। अदालत में घुसते ही जज ने केस की सुनवाई शुरू की। हमने सबूतों और गवाहों को सुना। कमला की गवाही, वीडियो फुटेज और दिनेश की स्वीकारोक्ति, इन सब ने इस केस को एक नई दिशा दी है। अब हमें यह तय करना है कि क्या इन तथ्यों को सही ठहराया जा सकता है। जज की आवाज में एक गंभीरता थी जो शिखा को हर पल महसूस हो रही थी। तभी प्रशांत त्रिवेदी ने एक अंतिम प्रयास किया। आदरणीय न्यायाधीश, इन गवाहों और तथ्यों को संदिग्ध माना जा सकता है। क्या आपको यकीन है कि कमला, दिनेश और शिखा की बातें सही हैं? क्या कोई साजिश नहीं हो सकती? जज ने गहरी नजर से उसे देखा और फिर बोला, आपका तर्क सुना गया है, लेकिन अब तक जो तथ्यों और गवाहों ने प्रस्तुत किया है वह पर्याप्त है। मैं ये मानता हूं कि इस केस में किसी न किसी रूप में साजिश का हिस्सा रही है। इस जघन्य अपराध को दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब सच सामने आ चुका है। शिखा के दिल की धड़कन तेज हो गई। अदालत के फैसले के क्षण में सब कुछ शांत था। फिर जज ने फैसला सुनाया। मैंने सबूतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है कि विजय, रोहित और दिनेश पर हत्या का आरोप साबित हुआ है। वे दोषी पाए गए हैं। शिखा, तुमने न केवल अपनी लड़ाई लड़ी, बल्कि तुमने हम सभी को यह दिखाया कि कभी भी सही का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तुमने एक इतिहास रचा है। शिखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशियों के थे। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी जिद, उसकी मेहनत और उसका साहस ही उसके जीतने का कारण बने थे। उसने कभी हार नहीं मानी थी और अब उसका विश्वास था कि कभी भी किसी भी सच को दबाया नहीं जा सकता। जब अदालत की प्रक्रिया पूरी हुई तो शिखा को कोर्ट के बाहर प्रेस ने घेर लिया। कैमरों की चमक और माइक के सवालों से घिरी शिखा ने कहा, यह सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की जीत है जो चुप हैं। आज जो न्याय मिला है वह हर उस लड़की को हिम्मत देगा जो डर के साए में जी रही है। हमें अपनी आवाज उठानी होगी। हम सभी को यह समझना होगा कि अगर हम चुप रहे तो अन्याय जीत जाएगा, लेकिन अगर हम खड़े हुए तो सच को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद शिखा का नाम हर जगह गूंजने लगा। उसकी कहानी ने लाखों दिलों को छुआ। वह अब सिर्फ एक बहू नहीं थी, बल्कि एक उदाहरण बन चुकी थी। शिखा ने खुद को साबित किया था कि सही के लिए खड़े होने का मतलब केवल न्याय पाना नहीं होता, बल्कि समाज में बदलाव लाना भी होता है। समाप्त होने से पहले शिखा ने एक अंतिम शब्द कहा, हर महिला को यह समझना होगा कि जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हम कभी भी अपने अधिकारों को पूरी तरह से नहीं पा सकते। हमें खुद से लड़ना होगा, क्योंकि सच कभी भी हार नहीं सकता। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि न्याय का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन अगर हम अपनी लड़ाई सही तरीके से लड़ें तो वह जीत की ओर हमें ले ही जाता है। धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह केवल एक शुरुआत है, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही मुद्दों पर और कहानियां लेकर आएंगे।